lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to. वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल हमने लास्ट वीडियो में जो कवर किया था वो था सेक्शन 141 3F और G। जो इम्पोर्टेंट दो पार्ट हमने कवर किए वो हमारे थे कितने तरह की डिस्क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर अप्लाई होती है। कल हमने A20 लिमिट वाली बात भी हमारे सामने एग्जामिन की थी, एक दो एग्जाम्पल्स भी हमने देखे कि किस तरह से आप को पुटअप करोगे। अब यस, गुड इवनिंग चैतन्य, श्रुति, सौरभ, गुड इवनिंग विवर्णा, प्रीति, अदिति, अनुजा जी, गुड इवनिंग। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हमको बहुत सिंपल सा बोला गया क्लॉज H 141। कल हमने लास्ट डे जो देख लिया था वो ऑलरेडी था 141 3G, जिसमें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और कोई भी पार्टनर या फर्म शुड नॉट होल्ड मोर देन 20 ऑडिट्स ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, या एज एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट पार्ट आता है क्लॉज G के बाद, वो है क्लॉज H, बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा सेक्शन, बहुत सिंपल सा। 141 3H बोलता है यदि किसी व्यक्ति को क्या किया गया हो मालिक, कन्विक्टेड। अगर वो कन्विक्टेड हो गया था किसी भी कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में जिसमें उसने ऑफेंस किया था, ऑफेंस क्या था मालिक, ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 साल तक ऑडिटर न बनाना। 10 साल इलैप्स ना हो जाए तब तक वो ऑडिटर नहीं बन सकता प्रैक्टिकली, तो फिर वो अब कभी भी ऑडिटर नहीं हो पाएगा। ये था क्लॉज H। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो है क्लॉज I। क्लॉज I बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप सर्विसेज दे रहे हो। एक व्यक्ति सर्विसेज दे रहा, कौन सी, जो रेफर्ड है सेक्शन 144 में। बोलिए मालिक, जो रेफर्ड है सेक्शन 144 में। गुड इवनिंग सौम्या। जब 144 में जो सर्विसेज आप दे रहे हो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, वो किसको दे रहे हो, टू द, तीन लोग बोलो फटाफट। पहला टू द कंपनी, दूसरा बोलो टू द होल्डिंग कंपनी, और तीसरा बोलो टू द सब्सिडरी कंपनी। ये अगर तीन जगह आप कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली की डेफिनेशन हम कल पढ़ चुके थे, वो अगर सर्विसेज देते हो जो 144 में मना है, तो फिर माना जाएगा कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ये था 141 3। आखिरी सेक्शन 141 4। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई एग्जाम में आंसर आप 141 3 का समझा के आओ और उसमें लग जाए कि ऑडिटर क्या हो गया है, डिस्क्वालीफाई, तो आप जब लिखते हो कंक्लूजन में hence the auditor is appointment is void या hence the auditor is disqualified to be continue as an auditor, तो एक लाइन जरूर ऐड करना, एक लाइन जरूर 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 ऐड करना। वो लाइन होगी एंड सेक्शन 141 4 अप्लाइज। एक लाइन ये जरूर 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 लिखना। ऐसा क्यों, क्योंकि 141 4 बोलता है जैसे ही कोई ऑडिटर डिस्क्वालीफाई होगा अंडर सबसेक्शन 3, तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी मालिक। तो आपको लिखना एंड कैजुअल वैकेंसी अराइजेस, ये जरूर लिख के आना। एज पर सेक्शन 141 4 कैजुअल वैकेंसी अराइजेस, ये जरूर 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 लिखना। बोलिए फटाफट, कमेंट करें मालिक। 141 4 का कंटेंट समझ में आया। आफ्टर योर अपॉइंटमेंट अगर आपने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट की, इनकर की, तो मेन वर्ड ले लेना इनकर। सबसेक्शन 3 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर की, अगर ये वर्ड आ जाए, बोलिए भैया, इनकर वर्ड आ जाए तो क्या लिखेंगे, ऑफिस शाल बी डीम्ड टू बी वेकेटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इस वैकेंसी को क्या माना जाएगा, कैजुअल वैकेंसी। तो दो वर्ड लिखना, पहला ऑफिस जो है वो वैकेंट हो गया है, ऑफिस वर्ड जरूर यूज करना, पोस्ट वर्ड यूज मत करना मालिक, ऑफिस वर्ड यूज करना। ऑफिस इज वेकेटेड ये वर्ड जरूर यूज करना। एंड कैजुअल वैकेंसी अराइजेस ऐसा छोटा सा लिख देना आखिरी में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी 141 3 लिखो 141 4 जरूर 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 लिख के आना। ये पहला सेक्शन हमने खत्म किया, सेक्शन 141। अब आते हैं अपने सेक्शन इंपॉर्टेंट 139 पे, एक और अपॉइंटमेंट वाली बात पे, जिसमें सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, 3 है, सब सेक्शन 5 है, 6 है और 7 है, सब सेक्शन 8 है जो कि कैजुअल वैकेंसी का है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑडिटर की बात करेंगे, और फर्स्ट ऑडिटर की बात जो की गई है वो कौन कौन से सेक्शन में, 6 और 7, 139 6, 139 7। एक अपॉइंटमेंट आपका किसका है मालिक, एक अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट कंपनी का, एक अपॉइंटमेंट अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का। बोलिए फटाफट, बोलो यार बेटा फटाफट से, क्या दोनों अपॉइंटमेंट समझ में आए, बोलो फटाफट। इज इट क्लियर, बोलो, इज इट क्लियर।
बोलो भैया। यस, बढ़े आगे 139 पे। चलिए, ये पहला हमने 141 खत्म किया जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन था। एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम चीज़ों को समझते हैं। अब 139 की तरफ बढ़ते हैं कि कब कब अपॉइंटमेंट हो सकता है। एक है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, एक है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में बोलो क्या बोलने का है। दो अलग अलग सब सेक्शन, एक है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, एक है गवर्नमेंट कंपनी। बोलो यहाँ पे बोलना है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। मैं इसका नया डायग्राम बना देता हूँ। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी वर्ड यूज़ करना, नॉन गवर्नमेंट वर्ड अवॉइड करना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको अदर देन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ये दो वर्ड यूज़ करना है। सब सेक्शन बोलो फटाफट से। एक का सब सेक्शन है सर 139 सब सेक्शन 6, एक का सब सेक्शन है 139 सब सेक्शन 7। शुरुआत ही कैसी करनी है, फटाफट से याद आ जाओ। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी या इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शाल बी अपॉइंटेड। तो फर्स्ट ऑडिटर वर्ड यूज कर लेना। पहले गवर्नमेंट का समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, थ्योरी में आ जाए तो। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, जिसकी डेफिनेशन क्या दी गई है सेक्शन 245 में, गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी होती है जिसमें 51% या उससे ज्यादा का कंट्रोल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के पास। ध्यान रखना, ऐसी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी एज पर सेक्शन 245। पहला पावर बोलो फर्स्ट ऑडिटर का किसको दिया, C&AG। C&AG को कितने दिन दिए मालिक, बोलो फटाफट से। C&AG विद इन 60 डेज। 60 डेज कहाँ से गिनोगे, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। अगर C&AG फेल हो गया तो हम अगला पावर किसको दे रहे हैं, एंड इफ C&AG डज नॉट अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज, C&AG फेल्स, तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 30 डेज। टोटल हो गए 90 डेज। एंड इफ द बोर्ड फेल्स टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, तो पावर किसको जाएगी, टू द मेंबर्स। कौन सी मीटिंग में, इन EGM। बोलो भैया कितने दिनों में कॉल करनी है, विद इन 60 डेज। ये बातें हम गवर्नमेंट के लिए जानते हैं। AGM नहीं आदित्य जी, EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलेंगे आदित्य। EGM एनुअल कहाँ से होगी बेटा, अभी तो AGM होगी, तो AGM वर्ड यूज मत कर लेना, EGM वर्ड यूज करना है अपने को। करेक्ट। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी बताओ सर, इन केस ऑफ अ कंपनी इन विच, या ऐसा नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना इन केस ऑफ अ कंपनी जिसमें C&AG ऑडिटर अपॉइंट नहीं करता। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी वो क्या वर्ड यूज करते हैं, जिसमें C&AG ऑडिटर अपॉइंट नहीं करता, तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए बड़ा वर्ड यूज करा उन्होंने। 139(6) बहुत क्लियरली बोलता है फर्स्ट पावर किसको दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करें विद इन, बोलो विद इन 30 डेज। 30 डेज कहाँ से, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड इफ द बोर्ड फेल्स, अगर बोर्ड फेल हो जाए, एंड इफ द बोर्ड फेल्स तो क्या करेंगे सर, बोलो देन द पावर विल शिफ्ट टू होम, टू मेंबर्स। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड, द मेंबर विल अपॉइंट, बोलो विद इन 90 डेज बोला गया, इन 90 डेज। कौन सी मीटिंग सर, EGM कॉल होगी तो ही 90 डेज काउंट होंगे। दोनों ही केस में ऑडिटर कब से कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। कंक्लूजन वर्ड का इंपॉर्टेंस हमने क्लास में डिस्कस किया था, जब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाएगी तब तक पुराना ऑडिटर ही कंटिन्यू करेगा। बोलिए मालिक, ये वर्ड भी हमने पढ़ा था, विद इन 90 डेज। करेक्ट। मैं आपको लैंग्वेज पढ़वा देता हूँ थोड़ा सा, लैंग्वेज कैसे याद रखनी है हमको, अगर हम लैंग्वेज को याद रखना चाहें तो कैसे याद रखेंगे। मेन वर्ड्स बोलो, मैं मेन वर्ड अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए। देखिए पहला मेन वर्ड है अपने लिए गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें होल्डिंग किस किस की है, बाय गवर्नमेंट कंपनी, एनी अदर कंपनी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स, या पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट। तो फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय C&AG विद इन 60 डेज। कहाँ से, फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो, ये वर्ड लेना, आप ये मत लिखना इन केस बोर्ड फेल्स, ये अपन सिंपल वर्ड यूज करना, इन केस ऑफ फेलियर टू डू सो द बोर्ड शैल अपॉइंट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। नेक्स्ट वर्ड ले लेना। एंड इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू डू सो, it shall inform the members who shall appoint the auditor within 60 days at an EGM. फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या होगा सर, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 139(6) मेन वर्ड कुछ भी नहीं है, वही 30 डेज, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फेलियर टू डू सो, 3 मेन वर्ड है अपने, बाकी आप मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे आते हैं, 2 सेक्शन हो गए हमारे फर्स्ट ऑडिटर के। सब्सिक्वेंट ऑडिटर का एक सेक्शन है गवर्नमेंट कंपनी का, सबसेक्शन 5, और एक है सबसेक्शन 1 अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। 139(5) बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में अब फाइनेंशियल ईयर के एंगल से आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे। बोलिए तो कहाँ अपॉइंटमेंट होगा, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड गवर्नमेंट कंपनी, इट शैल बी अपॉइंटेड बाय हुम, इट शैल बी अपॉइंटेड बाय अगेन बाय C&AG। 139(5) इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी,
सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा, शैल बी अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी कैग विद इन कितने दिन दिए उनको सर 180 डेज। बोलो इन 180 डेज कहाँ से गिनना है सर, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये वर्ड आ जाना चाहिए अपना, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलिए आया ना, फटाफट से कमेंट करें मालिक, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर वर्ड आएगा या नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। तो 139.6 फर्स्ट ऑडिटर, 139.7 फर्स्ट ऑडिटर, एक है गवर्नमेंट कंपनी एक है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। बोलो बोलो भैया, बात समझ में आती है क्या, करेक्ट, यस। नेक्स्ट, अगर सी एंड एजी नहीं कर पाए तो क्या करेंगे सर, फिर इस केस में 180 डेज दे दिए थे, वैसे बहुत होते हैं साल शुरू होने के बाद, यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। 139.5 बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, ये वर्ड यूज कर लेना एक तो आप, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। अब सी एंड एजी ने अपना कंसेप्ट बजाय एजीएम टू एजीएम किस पे शिफ्ट कर लिया, सी एंड एजी ने अपना कंसेप्ट या गवर्नमेंट कंपनी ने अपना कंसेप्ट फाइनेंशियल ईयर पे शिफ्ट कर लिया। तो क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, मेरे साथ साथ बोलो, एज पर सेक्शन 139.5 इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप गवर्नमेंट कंपनी एक्सप्लेन कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर नहीं सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, shall be duly appointed by C&AG within 180 days, within a period of 180 days, ऐसा लिख देना within a period, तो पीरियड वर्ड और आ जाना चाहिए, within a period of, ये वर्ड और आ जाए तो और बढ़िया। मैं एक्सप्लेन करवाता जा रहा हूँ आपको, इंप्रूवमेंट सिंपल था within 180 days, अच्छा within a period of 180 days, कहाँ से, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। बोले क्या, नेक्स्ट एजीएम नहीं, नेक्स्ट वर्ड यूज नहीं करना है, क्या बोलना है, टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। तो कौन सी एजीएम तक रुकेगा सर, इस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम तक रुकेगा। तो उन्होंने अपना कंसेप्ट तो किस पे शिफ्ट कर लिया, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर कंसेप्ट शिफ्ट कर लिया। बोलो भैया, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है 139.5 और 7 में अलग रूल थे फर्स्ट ऑडिटर के, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर बहुत सिंपल उन्होंने शिफ्ट कर लिया। अब मुद्दा आता है 139.1 अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इसका रूल बोलो, इन केस ऑफ अ कंपनी जिसमें ऑडिटर कौन अपॉइंट नहीं कर रहा, सी एंड एजी अपॉइंट नहीं कर रहा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शाल बी अपॉइंटेड। बोलो सर फर्स्ट नहीं है सब्सिक्वेंट है, यस तो फर्स्ट मत लिख के आना, बोलो क्या लिखोगे, बोलो 139.1 में क्या लिखना है, एवरी कंपनी, यहां से शुरू करो, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी के लिए वर्ड कहां से शुरू करना, एवरी कंपनी, ये पहला वर्ड है। अब एवरी ले लिया, कौन सा, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में एवरी हो गया। शाल एट इट्स फर्स्ट एजीएम, बोलो कौन सी एजीएम बोलेंगे हम सबसे पहले, एट इट्स फर्स्ट एजीएम, शाल एट इट्स फर्स्ट एजीएम क्या करना है, अपॉइंट एन इंडिविजुअल या फिर एक फर्म, तो दो लोग हो गए मेरे पास, एक इंडिविजुअल या एक फर्म। शाल अपॉइंट एट एन इंडिविजुअल और फर्म एज एन ऑडिटर, जो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, होल्ड ऑफिस, हूँ शाल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ, बोलो 6th एजीएम, पहला टाइटल तो ये दे देना 6th एजीएम वाला, हूँ शाल होल्ड द ऑफिस टिल, बोलो फटाफट, टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स 6th एजीएम, कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। और इसके बाद क्या करना है, बोलो एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग, कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग, जिसमें हमने बोला था 6 गिनने का तरीका क्या था, 6 गिनने का तरीका बताओ, यस करेक्ट 6th, और अगला 6th बोलो कैसे गिनना है सर, अगला 6th के लिए उन्होंने तरीका बताया था, द मीटिंग इन विच ही इज अपॉइंटेड शैल बी काउंटेड एज 1, द मीटिंग इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड, he is appointed shall be counted as या treated as 1, shall be treated as 1, बोलो भैया, या फर्स्ट मीटिंग बोल लो उसको। तो क्या बोला उन्होंने, पहली बार जिसको अपॉइंट कर रहे हो, जैसे पहला ऑडिटर आपका चिंटू था, वो रिटायर हो जाएगा पहली एजीएम पे, पहली एजीएम पे जब वो रिटायर हो गया उसके बाद 6th एजीएम तक पिंकी हो सकती है, पिंकी रिटायर हो जाएगी 6th एजीएम पे, पिंकी के बाद जो चिंटू आ रहा है वो कब तक रुकेगा, तो हमने बोला टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th मीटिंग। तो 6 कैसे गिनना है, जिसमें जिस मीटिंग में वो अपॉइंट हुआ उसको हम फर्स्ट मीटिंग काउंट कर लेंगे, ये बात आपको लिख कर आनी है, ध्यान रखिएगा। फिर रूल 4 लगता है इसी के साथ, देखो यहाँ थ्योरी पार्ट, सबसे पहला गवर्नमेंट में हमने बोला कि सी एंड एजी अपॉइंट करेगा 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम वो ऑडिटर बना रहेगा, बोलो भैया। फिर हमने बात की भैया इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी 139.1 क्या बोलता है, पहला फर्स्ट एजीएम अपॉइंट इंडिविजुअल या फर्म, hold office till the conclusion of that meeting till the conclusion of 6th AGM and thereafter till the conclusion of every 6th meeting, जिसमें जिस मीटिंग में वो काउंट करना है, किसको करना है, जिसमें वो अपॉइंट हुआ 1+5 करेक्ट आदित्य, ऐसे ही गिनना है हमको, बोलो। साथ ही साथ हमको दो चीजें और देखनी, बोलो पहला क्या सर, अपॉइंटमेंट से पहले बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड कंपनी की क्या ड्यूटी, पहले रिटर्न कंसेंट ले ले सर ऑडिटर से,
दूसरा उससे एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करे दैट अगर अपॉइंटमेंट हुआ तो ही शाल बी एलिजिबल एज पर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। और सर्टिफिकेट लेना है आपको रूल नंबर 4 का। तो मालिक बिफोर में 2 बातें कर लेना, फटाफट बोलो पहला क्या लेना है। पहला उससे बोलो क्या लोगे सर, एक तो रिटर्न कंसेंट ले लो सबसे पहले, तो वो ऑडिटर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता, वही मना कर दे तो मुद्दे ही खत्म। तो रिटर्न कंसेंट ले लेना प्रपोज्ड ऑडिटर की। दूसरा उससे एक सर्टिफिकेट ले लेना, सर्टिफिकेट में वो रूल 4 की कंडीशंस अपने को लिख के देगा कि क्या वो प्रिस्क्राइब कंडीशंस को पूरा कर रहा है। तो रूल 4 की 4 बातें वो अपने को लिख के देगा। पहले तो क्या लिख के देगा कि अगर वो अपॉइंट हुआ तो ही विल बी एलिजिबल एंड ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, वो खुद लिख के दे रहा। वो नॉट डिस्क्वालीफाइड है एज पर सीए एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर आईसीआई एक्ट और द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, तो वो एलिजिबल है ऐसा वो लिख के दे रहा। दूसरा ये जो प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट है ये एज पर द टर्म्स ही हो रहा है, जो कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड किए उसी की शर्तों के अनुसार होगा उसका अपॉइंटमेंट, ये भी वो लिख के देगा। थर्ड वो लिख के देगा कि प्रपोज्ड ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहा है वो विद इन द लिमिट्स कर रहा है 20 की, विद इन लिमिट्स लेट डाउन बाय द कंपनीज एक्ट। तो विद इन लिमिट्स लेट डाउन वर्ड जरूर लिखना मालिक, ये तीसरी कंडीशन उससे पूरी कराना। फोर्थ उसने अपने को लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग दे दी, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट हिम, अगर आईसीआई में कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो अपने को ये लिस्ट प्रोवाइड कर चुका है, सर्टिफिकेट में वो ये 4 चीजें अपने को लिख के दे। ये था कंपनी की ड्यूटी का बिफोर द अपॉइंटमेंट। आफ्टर द अपॉइंटमेंट बोलो सर। आफ्टर द अपॉइंटमेंट सबसे पहला एक तो उसको ऑडिटर को इन्फॉर्म करना है कि भाई आपका प्रपोजल पास हो गया। दूसरा उसको आरओसी को इन्फॉर्म करना है विद इन 15 डेज, इन्फॉर्म नंबर ADT1। बोलो ये MCQ में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फाइल अ नोटिस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट टू आरओसी विद इन 15 डेज। कमेंट करें भैया 139(1), यहाँ आगे खत्म हो जाता है। रूल 4 भी हमने पढ़ लिया। कमेंट करें मालिक फटाफट से, क्या याद हुआ कुछ, क्या स्पीड स्लो करूं मैं कि ठीक है स्पीड रिवीजन के एंगल से। ये हो गया आपका 139(1) अलॉन्ग विथ रूल 4। बोलो बेटा, बोलिए बच्चों। तो 139(1) हुआ हमारा यहाँ पे कंप्लीट, ये हमने 1 कंप्लीट किया, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अलॉन्ग विथ रूल नंबर 4। अब पढ़ना है 139(2) जिसमें रोटेशन की बात की। रोटेशन एक है ऑडिटर का, रोटेशन क्या सबको करना है? नहीं सर, इसके लिए भी रूल देखना पड़ेगा, इसके लिए भी रूल चेक करना पड़ेगा। ओके विवर्णा, ओके मयूर, ओके सौम्या, चेक तनुजा, डन। 139 सबसेक्शन 2 पे आते हैं दोस्तों। 139 सबसेक्शन 2 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेक्शन लगता किस पे, सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी। तो 139(2) की अप्लीकेबिलिटी चेक करो। पहला तो लिस्टेड कंपनी, एग्जाम में भी लिखना लिस्टेड कंपनी और ऑल कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये था 139(2) की लैंग्वेज। इसके बाद लिखना कि रूल 5 में, ध्यान रखना इसका, रूल 5 मत भूलना भैया, प्लस रूल 5 बहुत इंपॉर्टेंट, ये रूल जरूर याद रखना। रूल 5 जैसे क्वालिफिकेशंस के लिए हमने रूल 10 याद रखा था डिस्क्वालिफिकेशंस और क्वालिफिकेशंस के लिए, इसके लिए रूल 5 याद रखना जरूरी है, क्योंकि रूल 5 बताता है एक्चुअली कि किस किस को रोटेशन करना है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, सिर्फ 3 से 4 मार्क्स, सिर्फ 3 से 4 मार्क्स। हु आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू रोटेट द ऑडिटर, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन। अब आपको रूल के साथ आंसर देने का मजा आना चाहिए। सिर्फ ये लिख दो कि डायरेक्ट की 139(2) बोलता है लिस्टेड कंपनी और ये 3 पार्ट, नहीं, तो पूरा पूरा लिखो। बोलो भैया, बोलिए भैया। तो 139(2) लिखते समय आपको रूल 5 का जिक्र जरूर 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 करना है। सबसे पहला बोलो लिस्टेड कंपनी हमने लिख लिया, अलॉन्ग विद बोलो किसका बोलेंगे हम, रूल 5 बोलता है ऑल अनलिस्टेड कंपनीज हैविंग PUSC, क्या बोलना है, PUSC। PUSC कितना, PUSC कितना, PUSC 10 करोड़ या उसके बराबर, तो लैंग्वेज में आना चाहिए 10 करोड़ और मोर, है ना, ये ध्यान रखना, और मोर वर्ड आना चाहिए। एग्जैक्ट 10 करोड़ भी होगा तो चलेगा। दूसरा ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अनलिस्टेड थी, ये प्राइवेट हो गई, तो पहला लिस्टेड हो गई, फिर अनलिस्टेड, फिर प्राइवेट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग PUSC ऑफ, बोलो 50 करोड़ और मोर, रूल नंबर 5 का दूसरा पॉइंट। तीसरा ऑल कंपनीज, जो भले ही 1 और 2 में नहीं आ रही हूं, इवन इफ 1 और 2 डज नॉट अप्लाई, लेकिन ऑल कंपनीज मतलब अनलिस्टेड और प्राइवेट की बात कर रहे हैं, जो वैसे तो कवर नहीं हुई 10 और 50 करोड़ में, लेकिन उनकी पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स कितना हो रहा है, बोलो 3 वर्ड बोलो, पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ और मोर, बोलो भैया। तो 10 50 50 का 3 क्राइटेरिया, MCQ में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। पहला सा लिस्टेड कंपनी को हमेशा करना है, 139(2) बोलता है। रूल 5 ऑफ कार बोलता है कि रोटेशन इनको करना पड़ेगा। अनलिस्टेड अगर उनकी PUSC कितनी है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा। प्राइवेट यदि उनकी PUSC कितनी है, PUSC 50 करोड़ या उससे ज्यादा। तीसरा ऑल कंपनीज हैविंग PB, पब्लिक बोरोइंग्स, तो PUSC PB
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक दोनों का लॉट अपन ने लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स को भी शामिल किया 50 करोड़ और मोर, तो चाहे 1 और 2 कंडीशन नहीं लग रही हो, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी अगर तीसरे पॉइंट में आ गई तो रोटेशन तो करना पड़ेगा। रोटेशन का रूल, मैक्सिमम टेन्योर जो उन्होंने क्या दिया सर, लिस्टेड कंपनी के केस में भी उन्होंने बताया, अनलिस्टेड के केस में भी बता दिया कि नो लिस्टेड कंपनी और सच अदर प्रिस्क्राइब्ड कंपनी शाल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट एन ऑडिटर एज एन इंडिविजुअल। बात करो पहले तो लैंग्वेज क्या यूज करोगे, एज पर सेक्शन 139(2) नो लिस्टेड कंपनी और सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज शाल अपॉइंट और रीअपॉइंट, ये लिखना, नो लिख के शुरू करना, नो लिस्टेड कंपनी शाल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन, क्या वर्ड यूज करना है, 1 टर्म। 5 ईयर मत करना आदित्य भाई करेक्ट करो अपने आप को, 5 ईयर नहीं, अपने को बोलना है इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म। ये टर्म कितने की, टर्म है 5 साल की, तो कार्यकाल, टेन्योर, पीरियड, अपॉइंटमेंट का फुल पीरियड, उसका बोलना 1 टर्म। आदित्य 10 और 5 मत लिख के आना, गलत लिख रहे हो, 1 टर्म वर्ड चाहिए मेरे को, ये रहा, 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years, बोलो। एंड इन केस ऑफ एन ऑडिट फर्म shall not appoint or reappoint an audit firm for more than 2 terms of 5 consecutive years। तो मैथमेटिकली आप सही हो, लेकिन लीगली 1 टर्म वर्ड यूज करना पड़ेगा आदित्य भाई, बोले समझ में आया क्या। साथ ही साथ प्रोविजो क्या बोलता है, यदि एक इंडिविजुअल ऑडिटर हैज कंप्लीटेड हिज टर्म shall not be reappointed for a period of, बोलो 5 years, for a period of 5 years from the completion of his term, from the completion of his term, उसको 5 साल तक अपॉइंट मत करना। इन केस ऑफ फर्म भी यही बोलना है, an audit firm which has completed its term under clause B shall be not eligible to be appointed as an auditor for a period of 5 years from the completion of the term। ये जरूर लिखना, तो ये क्लॉज ए और क्लॉज बी है मालिक, ये क्लॉज ए और क्लॉज बी हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 139(2) में बहुत सिंपल से 4 लोग कवर हो गए, बोलो 139(2) में 4 लोग कौन कौन कवर हुए, 139(2) में 4 लोग कौन कौन कवर हुए सर। सबसे पहला हमने लिया लिस्टेड कंपनी, दूसरा हमने लिया प्रिस्क्राइब्ड क्लास, प्रिस्क्राइब्ड क्लास में हमने लिया सर 3 लोगों को, ये 3 लोग कौन कौन है सर, पहला अनलिस्टेड, दूसरा प्राइवेट, तो तीसरा ऑल। अनलिस्टेड में बोला PUSC, प्राइवेट में बोला PUSC, ऑल में बोला पब्लिक बोरोइंग्स। PUSC बोला 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, ये बोला 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, ये भी बोला 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, लेकिन ये आ रहा है बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। बोलिए भैया। फिर हमने बोला कि रोटेशन के लिए क्या बोल रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए बोला गया फॉर 1 टर्म, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फॉर 5 consecutive years, लगातार साल, इन केस ऑफ फॉर्म 2 टर्म फॉर 5 consecutive years, बोलिए। और प्रोवाइडेड दैट, प्रोविजो क्या बोलता है, शाल नॉट बी एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, कूलिंग पीरियड बोलते हैं जिसको हम, कितना कूलिंग पीरियड कितना देंगे इनको, कम से कम 5 साल। तो लैंग्वेज क्या होगी, एन इंडिविजुअल हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म, एन इंडिविजुअल हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म शाल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर क्लॉज है, जिसने टर्म पूरा कर लिया, शाल नॉट बी एलिजिबल फॉर हिज अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी। कंपनी वर्ड यूज किया, ध्यान रखना, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है, तो लॉजिक समझना भैया। पहला लॉजिक, एक फर्म को आप यहाँ से यहाँ तक अपॉइंट कर रहे हो 2020 से लेके 2030, पहली AGM होगी उसकी 2025, 5 साल बाद यहाँ पे, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या यहीं पे 2020 से सीधे 2030 तक का रिजोल्यूशन पास कर देंगे क्या अपन, तो ये गलत है सर, उसको पहला टर्म पूरा करना पड़ेगा, तो फिर उसका रीअपॉइंटमेंट होगा। ये पहला बात ध्यान रखना, फर्म को क्या लगातार 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं एक ही बार में ना, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, एक इंडिविजुअल ने अगर मान लो 3 साल पूरे करे और उसके बाद उसके टर्म में यहाँ ब्रेक आ गया, तो क्या बचे हुए 2 साल वो कभी भी बीच में आगे पूरा कर देगा ना। 5 consecutive years बोला गया, ध्यान रखिएगा। एक बार भी ब्रेक हुआ तो मान लिया जाएगा आपका टर्म क्या हो चुका है, कंप्लीट, तो आपको कूलिंग पीरियड 5 साल का तो देना पड़ेगा, बोलिए है ना। तीसरा वर्ड उन्होंने बोला कि एक इंडिविजुअल TCS में ऑडिटर था, उसके 5 साल का एक टर्म पूरा हो चुका है, एक टर्म पूरा हो गया, अब वो TCS की होल्डिंग कंपनी में ऑडिटर बनना चाहता है, सब्सिडरी कंपनी में बन सकता है, हम बोलेंगे यस। ये जो कूलिंग पीरियड का गैप था, ये सिर्फ उस कंपनी में है जिसमें वो ऑडिटर था, ना होल्डिंग, ना सब्सिडरी, ना एसोसिएट, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, ना, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बोलिए सुधांशु, सौम्या, अमन, आदित्य, अनुजा, अदिति, क्या तीनों पॉइंट समझ में आए मेरे, रौनक भाई, विवर्णा, सुहानी। तो ये बात ध्यान रखना कि रेस्ट्रिक्शन सिर्फ उस कंपनी के लिए, छोटा सा वर्ड वो बोल देंगे कंपनी से हटा के होल्डिंग कंपनी में अपॉइंट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं चलेगा, हमने सिर्फ कंपनी वर्ड यूज किया है। इन द सेम कंपनी, सेम वर्ड यूज करना भैया, इन द सेम कंपनी, सेम कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी आप कहीं भी करो। बाकी लोग भी आंसर दें भैया, करेक्ट अमन, यस संजना, ओके।
ये हो गया अपना कौन सा सेक्शन 139(2) अलॉन्ग विथ रूल 5, है ना, ये ध्यान रखिएगा। 139(3) बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि आप फर्म में पार्टनर्स को रोटेट कर सकते हो और एक से ज़्यादा जॉइंट ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकते हो। तो 139(3) तो बहुत सिंपल लैंग्वेज पे 139(3) सिर्फ दो बातें बोलता है। पहला, आप जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करो जिसके ऊपर आप ऐसे पढ़ते हो 299, और दूसरा मेंबर्स को पावर दी है कि वो जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करें, और दूसरा फर्म जिसको अपॉइंट किया गया है उसके पार्टनर को भी रोटेट कर सकते हैं अगर मेंबर चाहें तो। ध्यान रखना, ऑडिटर नहीं बदल रहा है, ऑडिटर बदल रहा है क्या ना, फर्म का पार्टनर चेंज हो रहा है। जैसे कि फर्म तो वही है, उसमें भी पहले मिस्टर ए जा रहे थे 2 साल से, अब एक ही जगह मिस्टर बी जाएंगे जो उसी फर्म के पार्टनर हैं। तो रोटेशन ऑफ फर्म तो ही, इंटरनली रोटेशन ऑफ ऑडिटर भी आप कर सकते हो, पार्टनर बदल सकते हो, जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको चेंज कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो एंगेजमेंट पार्टनर चेंज कर सकते हैं भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन करेगा सर? मेंबर्स ही करेंगे। ये हो गया 139(2), 139(3), 139(5), 6 और 7। इंपॉर्टेंट वर्ड एक और हम जो पढ़ते हैं इसके बाद वो है 139(8), लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी सी रेस्ट्रिक्शन आपको ध्यान रखना है। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई भी ऐसी इनकमिंग फर्म को ऑडिटर अपॉइंट मत करना जिसका कोई भी कॉमन पार्टनर था आउटगोइंग फर्म के साथ। वापस से बोल रहा हूं, आउटगोइंग फर्म और इनकमिंग फर्म का कोई भी पार्टनर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर कॉमन है, इनकमिंग फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। लैंग्वेज कैसे लिखोगे? एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। किसको? इन द सेम कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year। कोई नई फर्म को आप ऑडिटर नहीं अपॉइंट कर पाओगे विच हैव अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स इन द अदर ऑडिट फर्म जिसका टेन्योर अभी अभी एक्सपायर हुआ है। हम इनकमिंग आउटगोइंग वर्ड यूज करें, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड नहीं है। इसकी हम क्या बोलेंगे? कोई भी ऑडिट फर्म अपॉइंट नहीं हो सकती यदि कॉमन पार्टनर है दूसरी ऑडिट फर्म से। कौन सी दूसरी? जिसका पीरियड अभी अभी ओवर हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड, हुज टेन्योर हैज एक्सपायर्ड। ये वर्ड आप यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। क्या 139(2) में 5-5 साल की या 10 साल की जो लिमिट है, 1 टर्म एंड 2 टर्म, देखिए भैया ये ऑडिट फर्म ऑलरेडी अपॉइंट हुई थी 2020 से 2025। इसके पार्टनर है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। फर्म का नाम है एबीसी एंड एसोसिएट्स। और 2025 में जिस फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं वो है XYZA। इसमें मिस्टर ए पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है और जेड पार्टनर है। तो इस नई फर्म का यहाँ 2025 में प्रपोजल रखा जा रहा है। बोलो, बोले, बोले भैया। कोई बात नहीं मिस्टर जट, ये बदतमीजी के लिए आप ही परेशान हो। दूसरा पार्टनर जा सकता है सुहानी, बात कर रहे हैं फर्म वाइज अपन। पार्टनर तो दूसरा हमेशा ही जा सकता है। पार्टनरशिप फर्म चेंज हो रही है। एबीसी एंड एसोसिएट्स ओल्ड फर्म है, XYZA न्यू फर्म है, लेकिन इसमें एक कॉमन पार्टनर है मिस्टर ए। तो फिर ये न्यू फर्म भी 5 साल के लिए क्या हो जाएगी? इन एलिजिबल हो जाएगी। करेक्ट सुधांशु, आपके लिए एग्जाम्पल दिया सुधांशु जी मैंने ये। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर हम पढ़ चुके हैं 139(3) का, कि मेंबर्स चाहें तो रोटेशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का प्रोसीजर पार्ट क्या होगा? प्रोसीजर देख लो भैया, दो अलग अलग हिस्से करना प्रोसीजर के, ध्यान रखिएगा। करेक्ट अदिति, करेक्ट सुधांशु, करेक्ट सौम्य। इनएलिजिबल, जब भी हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो एक लगता है अपने पास रूल 3 मैनर एंड प्रोसीजर। अंतर समझना क्वेश्चन का, एक आता है मैनर एंड प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन, और एक क्वेश्चन आता है, मालिक ध्यान से देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है आपका मैनर ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान से देखना, एक का रूल 6 है, एक का रूल 3 है। रोटेशन की कुछ बातें हालांकि कुछ सेम जाती है, लेकिन 139(2) के साथ 3 रेस्ट्रिक्शंस याद रखना। पहला, आउटगोइंग फर्म और इनकमिंग फर्म में ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक भी कॉमन पार्टनर हुआ तो न्यू फर्म विल बी इनएलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ये रेस्ट्रिक्शन 1 थी जो मेरे नोट्स में मैंने यहाँ पर दी थी। दिस वाज योर रेस्ट्रिक्शन 1, याद करो अपन ने इसको 1 बोला था। रेस्ट्रिक्शन 2 कि इनकमिंग फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी यदि वो सेम नेटवर्क ऑफ फर्म में काम कर रही है जो आउटगोइंग फर्म का था। तो क्या बोलना है? द इनकमिंग फर्म और ऑडिट फर्म is not eligible if audit firm is associated with the outgoing firm under the same network of audit firms। ये दूसरा रेस्ट्रिक्शन। तीसरा रेस्ट्रिक्शन था हमारे पास कि अगर कोई पार्टनर जो पहले इंचार्ज रहा हो किसी आउटगोइंग फर्म का, आउटगोइंग फर्म ओल्ड फर्म बोल दो,
ओल्ड फर्म में मैंने एज एन इंचार्ज, एज एन एंगेजमेंट पार्टनर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया था, मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद मैंने दूसरी फर्म ज्वाइन कर ली, तो वो नई फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी। तो 3 रेस्ट्रिक्शन बोलो फटाफट से। पहली रेस्ट्रिक्शन बोलो क्या था? पहला रेस्ट्रिक्शन सर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देखना है अपने को, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। ध्यान से देखिएगा, इस पे कभी कोई एमसीक्यू बन सकता है, आज तक अभी तक थ्योरी पॉइंट तो नहीं बना, कोई केस लॉ भी नहीं बनाया इन्होंने। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये जो ऑडिट फर्म है और ये जो इनकमिंग ऑडिट फर्म है, इसको इनकमिंग लिख देता हूं मैं, इसमें एक भी क्या हो जाए, कॉमन पार्टनर या कॉमन पार्टनर्स, तो इनकमिंग फर्म क्या हो जाएगी, इनएलिजिबल। ये पहली रेस्ट्रिक्शन। दूसरी रेस्ट्रिक्शन पढ़ो भैया, ये जो ऑडिट फर्म थी और ये जो ऑडिट फर्म है, मतलब ओल्ड और न्यू, अंडर द सेम नेटवर्क ऑफ फर्म आ रही है, सेम ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं ये लोग, सेम नेटवर्क ऑफ फर्म। तीसरी रेस्ट्रिक्शन ध्यान से देखिए, तीसरी रेस्ट्रिक्शन में ये जो ऑडिट फर्म आउट गोइंग है, इसका एक पार्टनर था मिस्टर राम। मिस्टर राम टेन्योर खत्म होने से पहले, यहाँ से पहले यहीं पे रिटायर हो गए 2 साल पहले। 10 साल का टेन्योर था ना, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म। आउटगोइंग फर्म यहाँ पे रिटायर हो रही है मालिक, तो एक तो ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इस दिन कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, बोलो। दूसरा बोलो मिस्टर राम, बोलो मिस्टर राम जो है यहाँ पे रिटायर हो गए पहले ही, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई किया था। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कोई कॉमन पार्टनर है नहीं, क्योंकि राम 2 साल पहले ही रिटायर हो गया था, ये मैंने आपको क्लास में समझाया था। ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एक भी कॉमन पार्टनर यहाँ पे नहीं है, तो नई फर्म एलिजिबल होनी चाहिए। लेकिन 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 इस राम ने सर्टिफाई किया हुआ था उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो भी इनकमिंग फर्म इनएलिजिबल हो जाएगी। बोलिए भैया, आज समझ में आई? आज समझ में आई? बोलो भैया, क्लियर? बोलिए, क्लियर है दोनों पॉइंट? यस, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 139 2 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म। देख लो एक बार वापस से सीरियल जो मैंने बताया था आपको, पूरा सीरियल समझ में आ रहा है क्या सेक्शंस का हमको? ये देखिए 139 6 और 7 में क्या था, फर्स्ट ऑडिटर। 139 1 और 5 में क्या था, सब्सिक्वेंट ऑडिटर। 139 2 में क्या था, रोटेशन ऑफ ऑडिटर अलॉन्ग विथ रूल 5, ये ध्यान रखना, यहाँ रूल 4 था। 139 3 मेंबर्स को पावर है, वो चाहे तो रोटेशन कर सकते हैं। साथ में हमने देखी 3 रेस्ट्रिक्शंस। बोलिए अब बचा कौन सा सेक्शन, 139 8 9 और 10। लाओ वो देख लेते हैं फटाफट से। देखो भैया 139 8 जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये किसके बारे में बात करता है, कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर। ये कैजुअल वैकेंसी की बातें करता है। कैजुअल वैकेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है सर, एक गवर्नमेंट कंपनी में और एक अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में। गवर्नमेंट कंपनी में रीज़न क्या हो सकता है सर, कुछ भी रीज़न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में आप 2 हिस्से कर लेते हो, एक उस ड्यू टू रेजिग्नेशन वैकेंसी हुई है क्या, और एक अदर रीजंस जैसे कि डिस्क्वालिफिकेशन, डेथ। यहाँ पर कोई रीज़न है क्या सर, कोई भी रीज़न हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर वापस किसको दे दिया जाएगा, C&AG को दे दिया जाएगा। बोले मालिक फटाफट से। क्या कैजुअल वैकेंसी में यहाँ कोई फ़र्क पड़ा क्या? कैजुअल वैकेंसी में, कैजुअल वैकेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। बोलो टू बी फिल्ड बाय whom, बाय C&AG विद इन, बोलो विद इन 30 डेज। टू बी फिल्ड बाय C&AG विद इन 30 डेज, बोलो मालिक हाँ या ना। इन केस ऑफ फेल्यूर अगला पावर बोलो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगेन उन्हीं को देना पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ रीजन देखना है सर, रीजन कुछ नहीं देखना। लेकिन अदर कंपनीज में हमको, अदर रीजंस में तो बहुत सिंपल पावर है कि हम किसको दे रहे हैं ये पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। बोलो फटाफट से, टू बी फिल्ड बाय BOD विद इन 30 डेज। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन अपॉइंटेड बाय BOD, लेकिन रिकमेंड के बाद आपको चाहिए अप्रूवल। अप्रूवल चाहिए किसकी, मेंबर्स की। कितने महीने में, विद इन 3 मंथ्स जो मीटिंग कॉल होगी, बोलो शाल बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन एन EGM। बोलो हाँ या ना। ये 139 8 का ये बात ध्यान रखना कि अगर ऑडिटर ने रेजिग्नेशन किया तो फिर हमको अपॉइंटमेंट करवाना पड़ेगा बाय BOD, और इन केस ऑफ रेजिग्नेशन BOD अप्रूवल लेगा किसकी, मेंबर्स की। बोलिए मालिक। लैंग्वेज का ध्यान रखें, इसका लैंग्वेज का ध्यान रखें, विद इन 3 मंथ्स आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। ये जो ऑडिटर आया ये कब तक रुकेगा सर, टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM की 5 साल सर, सिर्फ नेक्स्ट AGM, सिर्फ नेक्स्ट AGM। तो ध्यान से देखना, आपका ऑडिटर ऑलरेडी चल रहा था 2020 से लेके 25 के दौरान। पिंटू की डेथ हो गई,
पिंटू की डेथ हो गई तो आपने यहाँ पर पिंकी को अपॉइंट करा, की डेट हुई ड्यूरिंग 22-23 की एजीएम तक कौन रहेगी? पिंकी। क्या पिंकी 139(2) में अपॉइंट हुई है? नहीं सर, ये अपॉइंट हुई है 139(8) में। तो क्या ये 5 साल रुकेगी? ना सर। लेकिन क्या वापस से पिंकी को इस एजीएम में एक टर्म दिया जा सकता है 5 साल का? हाँ, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमको। कब तक रुकेगी पिंकी? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। एक बार वो नेक्स्ट एजीएम हो जाए उसके बाद आप चाहो तो फिर से उसको 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो। तो रेजिग्नेशन वाला केस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रेजिग्नेशन केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शाल रिकमेंड, शाल अपॉइंट एंड शाल बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट ए जनरल मीटिंग कन्वेंट विद इन 3 मंथ्स। कहां से? विद इन 3 मंथ्स। कब से? जब से उसने रिकमेंड किया, बोर्ड ने जब से रिकमेंड किया तब से। तो लैंग्वेज पे ध्यान दो, 2-3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लैंग्वेज के लिए देखिए। कैजुअल वैकेंसी में गवर्नमेंट कंपनी के लिए उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? गवर्नमेंट कंपनी के लिए वर्ड यूज किया हूँ, अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय C&AG। अब देखो गवर्नमेंट कंपनी को आप ऐसे भी समझा सकते हो, वैकेंसी शाल बी फिल्ड बाय C&AG विद इन 30 डेज। C&AG डज नॉट फिल विद इन नेक्स्ट 30 डेज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देंगे। जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर है वो कब तक रुकेगा? नेक्स्ट एजीएम तक रुकेगा। इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय C&AG, तो सिंपल भाषा में अदर कंपनीज, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शाल अपॉइंट have the power to fill the vacancy within 30 days. However, in case of casual vacancy as a result of resignation, क्या वर्ड यूज करना है? बोलो फटाफट। as a result of resignation, it shall be filled by BOD within 30 days. Such appointment shall be approved by the company in general meeting. बोलो भैया, shall be approved by कंपनी इन जनरल मीटिंग कन्वेंट विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन। और वो भी कब तक रुकेगा सर? नेक्स्ट एजीएम तक। नेक्स्ट एजीएम तक ही वो ऑडिटर होल्ड करेगा। कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग सर हमको नहीं मालूम, कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग हमको नहीं मालूम। कैजुअल वैकेंसी का लॉ में कोई मीनिंग नहीं समझाया गया है। नयन भाई एग्जाम बहुत दूर है, थोड़ा सा शांति रखें। नॉट डिफाइंड अंडर दी एक्ट, ये बात जरूर लिख के आना। नॉट डिफाइंड, हाँ हम ये बोल सकते हैं वैलिड अपॉइंटमेंट के बाद जो वैकेंसी हो उसको हम क्या बोलेंगे? कैजुअल वैकेंसी। लाइक ड्यू टू रेजिग्नेशन, ड्यू टू दैट, ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, एक बार अपॉइंट हो जाने के बाद। कैजुअल वैकेंसी को आपको वापस कहाँ पे रिलेट करना है? 141 सबसेक्शन 4 में बोला गया था कि अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हुआ तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी, उसकी रीफिलिंग इस तरह से होगी। ध्यान रखिएगा ये बात, उसकी रीफिलिंग इस तरह से होगी। रेजिग्नेशन के लिए एक और सेक्शन बोलो, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 बोलो। 2 सेक्शन जुड़ रहे हैं, वापस से देख लो 139(8) से। 139 सबसेक्शन 8 से 2 सेक्शन और जुड़ रहे हैं। एक 140 सबसेक्शन 2 जो बोलता है ऑडिटर किस मैनर में रिजाइन करेगा, और एक 140 सबसेक्शन 4 जो बोलता है कि अगर 140 सबसेक्शन 3 में आप डिस्क्वालीफाई हुए तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी। कैजुअल वैकेंसी अराइज होने का मतलब है उसकी रीफिलिंग करने के लिए आपको 139(8) देखना पड़ेगा। बोलिए मालिक, इस केस में भी रेजिग्नेशन में 139(8) का प्रोसीजर देखना पड़ेगा। ये है 139(8). 139(9) बोलता है कि रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं यदि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, यदि उसने कंपनी को नोटिस नहीं दिया इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस कि मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता, तो रीअपॉइंट किया जा सकता है। और एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है कि हम ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहते, ऐसा स्पेशल रिजोल्यूशन शेयर होल्डर बोलते तो बात अलग है। वरना एक रिटायरिंग ऑडिटर हमेशा रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल है इफ ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड, इफ he has not given the company a notice in writing of his unwillingness, if a special resolution has not been passed to appoint someone else as an auditor, or expressly provided that he should not be reappointed. 2 बातें होती है मालिक, शेयर होल्डर 2 बातें क्या बोल रहे हैं? पहला, हम x की जगह y को लाना चाहते हैं। दूसरा, हम x की जगह किसको लाना चाहते हैं ये हमको नहीं मालूम, लेकिन हम x को नहीं रखना चाहते। तो पहला बोला गया टू अपॉइंट समवन एल्स, दूसरा बोला गया एक्सप्रेसली शेयर होल्डर बोल रहे हैं स्पेशल रिजोल्यूशन से रिटायरिंग ऑडिटर शुड नॉट बी रीअपॉइंटेड। ये 2 बातें 139(9) ने बोली। नेक्स्ट 139(10), अगर किसी एजीएम में कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा तो जो रिटायरिंग ऑडिटर है वही रीअपॉइंट मान लिया जाएगा। सिंगल लाइन क्वेश्चन, किसी एजीएम में कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा मालिक। ये हो गया 139 सबसेक्शन 10। तो इनमें से कुछ भी आ जाए, जैसे 139(2) पे आ सकता है। रोटेशन किस किस का जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट है 139(8) सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम छोटे छोटे 4-5 सेक्शंस खत्म करेंगे, जैसे कि सेक्शन 140, सेक्शन 140, सेक्शन 142। 142 आज भी अभी 2 मिनट का है, सुनो। ये टाइटल क्या है? रेम्यूनरेशन। बोलो 142 में क्या बोला गया? रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। सर कौन डिसाइड करेगा? 2 बातें हो गई सर। फर्स्ट ऑडिटर के केस में बीओडी, सब्सिक्वेंटली इन सच अदर मैनर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में एजीएम में ही तय हो जाएगा रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए। रेम्यूनरेशन वर्ड में क्या क्या आएगा ये बता दो। बोलो 3 वर्ड लेना रेम्यूनरेशन में। देखो इधर 3 अलग अलग वर्ड कवर करेंगे हम रेम्यूनरेशन सेक्शन में। देखिए इधर रेम्यूनरेशन वर्ड में हमेशा 3 वर्ड कवर होने चाहिए मालिक। सबसे पहला वर्ड हमारा होगा
कि ये रेम्यूनरेशन फिक्स होगा बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और सच अदर मैनर, बोर्ड के पास पावर है फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट को लेके फिक्स करने का। तो लैंग्वेज क्या होगी, एज पर सेक्शन 142 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शैल बी फिक्स्ड इन जनरल मीटिंग इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर हम बोलेंगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट। फिर हम बोलेंगे रेम्यूनरेशन में क्या क्या आएगा, इन एडिशन टू फी, 3 वर्ड लो, बोलो इन एडिशन टू फी, क्या क्या लोग एक्सपेंसेस जो इनकर हो रहे हैं किस लिए, इन कनेक्शन विद द ऑडिट, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द वर्ड रेम्यूनरेशन। दूसरा एनी अदर फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम। तीसरा क्या नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड, बोलो किसको शामिल नहीं करोगे, कोई भी रेम्यूनरेशन जो किसी और सर्विस के लिए उसको दिया गया, फॉर एनी अदर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम टू द कंपनी। द रेम्यूनरेशन वर्ड में फैसिलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्रोवाइडेड टू हिम फॉर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। तो बोलो डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या क्या होगा, पहला सर फीस पेएबल, ओके, फीस पेएबल के अलावा इसी में क्या क्या इंक्लूड है सर, एक्सपेंसेस इनकर्ड, फैसिलिटी गिवन या प्रोवाइडेड उसका भी एक्सपेंडिचर इसी में फीस में या रेम्यूनरेशन में आ रहा है, माइनस क्या नहीं आएगा फॉर एनी अदर सर्विस जो कि वो ऑडिटर प्रोवाइड कर रहा है। बोले भैया फटाफट से, क्या 142 की सिंपल सी 3 बातें, क्या क्या आ रहा है, इन एडिशन टू फीस क्या ले रहे हैं, एनी एक्सपेंसेस, एनी फैसिलिटी, डज नॉट इंक्लूड, बोले 3 अलग अलग वर्ड लिए हमने, फैसिलिटी, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द ऑडिट, एक्सपेंसेस कनेक्शन विद द ऑडिट, और नॉट इंक्लूड फॉर एनी अदर सर्विसेज रेम्यूनरेशन। मैं ऑडिट के अलावा यदि कोई सर्विस दे रहा हूं जो 144 में प्रोहिबिटेड नहीं है, वो यहाँ 142 में कवर नहीं होगा मालिक। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम फिर से मिलेंगे, कल हम देखेंगे सेक्शन 140, 144, 145, 146 एंड 147। एक खास बात, एक पेनल्टी छोटा सा चेंज है पेनल्टी में, हम देख लेंगे उसको भी कल 140 पढ़ते समय ही वो बात भी आ जाएगी सबसेक्शन 3 के साथ। कल मिलते हैं मालिक नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, ये पार्ट आपको पूरा रिवाइज करना है आराम से, आप इसको एक बार और तेजी से स्पीड बढ़ा के भी सुन सकते हैं। तो ये वाला पार्ट कल हम कंपनीज एक्ट का बहुत सारा खत्म करेंगे, फिर बचेगा सिर्फ 140। मुलाकात होती है मालिक कल वापस से। थैंक यू ऑल, आपका जो पूरा मुझे सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली एग्जाम पर्पस के लिए इससे हेल्प जरूर मिलने वाली है। थैंक यू, लव यू ऑल, राधे राधे।